फॉल्ट की वजह से आपकी वीडियो रुक गई थी, इसलिए पुनः आपको रिज्वाइन कराया गया है। ठीक है, आप सभी लोग अपना अपना माइक बटन म्यूट करिए। आप सभी लोग अपना अपना माइक बटन म्यूट करिए। चलिए आज का शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। जैसे कि कल हमने आप सबसे बताया था कि जितने लेसन पढ़ाए गए हैं अब उनको फिर से उनका पुनरावृत्ति हम करेंगे। पुनरावृत्ति मतलब दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो मैंने सोचा कि जो कहानियां हैं उनको तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो कविताएं हैं, जो पद्य हैं, उनको मैं फिर से पढ़ता चलूं। तो कल 3 कविताओं के बारे में आपको बताया, उनको फिर से मैं रिवीजन कराया। और आज झांसी की रानी जो कविता है, आपके बुक का जो 10वां अध्याय है, हम सब उसका अध्ययन करेंगे, उसको फिर से पढ़ेंगे। तो सभी लोग, आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। पृष्ठ संख्या 67 पर यह अध्याय है जिसका नाम है झांसी की रानी, जिसकी लेखिका है, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि यह घटना तब की है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। देश में पहली बार अंग्रेजों से आजाद होने के लिए लोग व्याकुल हो उठे थे और उसी अंग्रेजों से लड़ाई की ये पहली किस्त 1857 में घटी थी, जिसके अनेक नायक और नायिकाएं थीं। उन्हीं नायक नायिकाओं में से एक थी झांसी की रानी, जिनका नाम था लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म एक राजघराने में हुआ था। उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से बाल्यकाल में ही कर दी गई थी और शादी के कुछ दिनों के बाद उनके पति का स्वर्गवास हो जाता है। और अंग्रेजों की उस समय नीति थी कि जिस राज्य के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उस राज्य को वो अपने अधीन कर लेते थे। रानी ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर अंग्रेज उनको युद्ध के लिए ललकारने लगे। रानी उनकी चुनौती को स्वीकार करके युद्ध के मैदान में कूद पड़ती हैं, बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ती हैं। अनेक अंग्रेजी सेनाओं को हराकर वो आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन अंत तक रानी अकेले पड़ जाती हैं और अंग्रेजी सेना उनको चारों तरफ से घेर लेती है। घेरने के बाद रानी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं और वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो यही उनकी कहानी है। उनके इस युद्ध में सहायक और सहायिका भी हैं, उनकी 2 सखियां हैं, उनके मित्र हैं, उनके संबंधी भी हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज आप सभी तक साफ साफ पहुंच रही है कि नहीं? शिवांगी, चलिए ठीक है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं। पहले इसका संदर्भ देखिए कैसे होगा। संदर्भ कैसे लिखते हैं? संदर्भ मतलब वो परीक्षा में जब ये पंक्तियां आएंगी तो आपको बताना होता है कि यह किस अध्याय का है, बुक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। उसी प्रक्रिया को संदर्भ कहा जाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के झांसी की रानी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुनिए आगे।
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। पूरा भारत जब अंग्रेजों के गुलाम था तो राजघराने जो थे उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ एक आजादी की ज्वाला जल रही थी। मतलब उनके मन में यह इच्छा थी कि कोई भी अवसर मिले तो हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दें। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। मतलब जो लोग गुलामी में पूरी तरह से डूब चुके थे, गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो चुके थे, उनके मन में भी अब आजादी के विचार पनप रहे थे। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी खोई हुई आजादी की कीमत अब समझ में आ रही थी कि आजादी के क्या मायने हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और भारत का रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने मन में यह प्रण ले चुका था कि कैसे भी करके हमको अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी और सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह शुरू हुआ वह तत्कालिक प्रभाव का परिणाम नहीं था। वह विद्रोह लोगों के मन में बहुत दिनों से चलता आ रहा था। लोगों के मन में छुपा हुआ विद्रोह अचानक उठ खड़ा हुआ ऐसा नहीं था। लोग बहुत दिनों से इसके लिए प्रयासरत थे। अंततः वह समय 1857 में आया। इसकी कहानी बुंदेलखंड के निवासियों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलती है। दूसरा पैराग्राफ, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुनिए फिर से। अब लक्ष्मीबाई के बारे में, उनके बचपन के घटनाओं के बारे में यहां बताया जा रहा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर रियासत के एक राजा थे जिनका नाम था नाना साहब। नाना साहब की यह मुंह बोली बहन थी। मुंह बोली मतलब प्रिय, सगी बहन नहीं थी लेकिन प्रिय बहन थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी और अपने माता पिता की वह इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी और नाना साहब के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई थी और नाना साहब के साथ वो खेलती कूदती भी थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और साधारण बच्चों की सहेली उनके आसपास के बच्चे होते हैं, लेकिन इनके जो दोस्त मित्र थे बरछी ढाल कृपाण कटार मतलब जो युद्ध के समान होते हैं उनसे इन्होंने मित्रता कर रखी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी और छत्रपति शिवाजी के जीवन परिचय और उनकी वीरता की गाथाएं उनको जबानी आती और इसकी चर्चा बुंदेलखंड के रहने वाले प्रत्येक नागरिक के मुंह से सुनने को मिलती है। समझ में आ रहा है अंबुज यादव? समझ में आ रहा है? शिवांगी, अनुज, अनुज समझ में आ रहा है? अनुज कुशवाहा, चलिए आगे देखिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए उनके जो गुण थे, उनके गुण मनुष्यों जैसे नहीं थे, देवी देवताओं जैसे थे। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान उनके बारे में इसमें क्या कह रही है, सुनिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। जो लक्ष्मीबाई थी वह या तो लक्ष्मी की अवतार थी या दुर्गा की अवतार थी,
परंतु वह कोई साधारण मानव नहीं थी। देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार। और जब वह तलवारबाजी का अभ्यास करती थी तो उनकी तलवार चलाने को देखकर मराठे भी दंग हो जाते थे, आश्चर्य में पड़ जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। आम बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों से गुड्डा गुड़िया की शादी कराते हैं, लेकिन इनका खिलवाड़ क्या था? सेना को घेरना, सेना को चक्रव्यूह में फंसाना, किले को तोड़ना, यही इनका प्रिय खिलवाड़ था। महाराष्ट्र की कुल देवी आराध्य उनकी भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वह उनकी उपासक थी। लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की कुल देवी की उपासक थी, उनकी पूजा पाठ करती थी। ऐसी कथा बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है। आगे देखिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब वो झांसी की रानी थोड़ी बड़ी हो गई, उनकी सगाई कर दी गई, और उनकी सगाई जो हुई अत्यंत धूमधाम से की गई थी। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, और इसके बाद बाल गंगाधर राव से जब उनका विवाह हुआ तो वह झांसी में रानी बनकर आ गई। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, और उनके आने पर राजमहल में सबको बधाइयां दी जा रही थी और चारों तरफ खुशियां छा गई थी। सुभट बुंदेलों की बिरधावली सी वह आई झांसी में। सुभट बुंदेलों मतलब बुंदेल खंडवासियों के इच्छा से बढ़कर, मतलब जैसे वह सोचे नहीं थे उससे भी अधिक सुंदर और प्रभावशाली झांसी की रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, और उनकी जोड़ी ठीक शिव पार्वती और अर्जुन और सुभद्रा के जैसी थी। ऐसी कहानी बुंदेलखंड वासियों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलती है। अगला देखिए। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। झांसी की रानी जब लक्ष्मीबाई जब झांसी में आती हैं तो मानो महल 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 का सौभाग्य उदय हो गया, भाग्योदय हो गया, और चारों तरफ उजाला छा गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन जो समय का चक्र है वह धीरे धीरे विपत्ति को लेकर आ जाता है। तीर चलाने वाले कर में उसने एक चूड़िया कब भाई, और जो हाथ बचपन से ही तीर चलाते थे, मानो प्रकृति को भी ऐसा मंजूर नहीं था कि उन हाथों में चूड़ियां सजी रहें। प्रकृति भी यही चाहती थी कि तीर चलाने वाले हाथ तीर ही चलाए। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई, और देखते ही देखते शादी के कुछ ही साल के बाद राजा की मृत्यु हो गई, और इस प्रकार रानी विधवा हो गई, और इस पर प्रकृति को तनिक भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। और राजा को जब मृत्यु प्राप्त हुई, राजा जब मरे, उस समय रानी को कोई संतान नहीं था। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलती है। अगला देखिए। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुनिए फिर से। बुझा दीप डलहौजी का, क्या हुआ सर? बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अंबुज यादव? आवाज सुनाई दे रही है? अंबुज, आवाज सुनाई दे रही है? शिवांगी, आवाज आ रही है?
चलिए, जब झांसी के राजा मर गए और उनकी कोई संतान नहीं थी, यह देखकर अंग्रेज शासक डलहौजी के मन में अत्यंत खुशी हुई। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और उसने सोचा कि क्यों ना, राजा की मृत्यु हुई है, राज्य में कोई शासन करने वाला नहीं है, यह अच्छा समय है और झांसी को अपने कब्जे में कर लिया जाए। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने तुरंत अंग्रेजी सेना को भेजकर झांसी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और अंग्रेजों की यह नीति तो पहले से थी कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है वह अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। इसी नीति को उन्होंने झांसी पर भी लागू कर दिया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। रानी उस समय विपत्ति में थी, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने झांसी की दीनहीन दशा को देखकर उसकी बागडोर अपने हाथ में लेने की सोची। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलती है। अगला देखिए, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुनिए, रानी ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत सिफारिश की कि मेरे राज्य को अपने राज्य में मत मिलाइए, मैं जीवित हूं, मैं शासन कर लूंगी। लेकिन अंग्रेज तो धूर्त थे, कपटी थे, वह कहां सुनने वाले थे रानी की बात। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। ये वही डलहौजी था जो भारत में जब व्यापार करने के लिए आया था तो राजाओं की अनुमति पर भारत में आया था और यहाँ व्यापार उसने शुरू किया था। परंतु अब डलहौजी के जब पांव मजबूत हो गए, जब उसकी सत्ता पूरे भारत में फैल गई, तब वो उसकी दशा ही बदल गई और देखते ही देखते उसने सभी राजाओं और नवाबों को अपने गुलामी तले दबा दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी और जो राजा थे, जो रानियां थीं, अब वो अंग्रेजों के अधीन हो चुकी थीं। परंतु जो रानी लक्ष्मीबाई थीं, उन्होंने झांसी का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के वासियों के मुंह से सुनने को मिलती है। अगला देखिए, छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। देखते ही देखते अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली और लखनऊ को भी छीन लिया, गुलाम बना लिया अपने। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। और महाराष्ट्र में जो पेशवा थे, बाजीराव पेशवा, उनको भी अंग्रेजों ने कैद कर लिया और नागपुर को भी छल पूर्वक जीत लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुर अभी हुआ था ब्रज निपात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक जैसे राज्य को तो छोड़िए, सिंध, पंजाब, बर्मा जैसे राज्यों पर भी अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। बंगाल, मद्रास आदि की भी यही कहानी थी और बंगाल और मद्रास जो स्वतंत्र राज्य थे, उन राज्यों में भी अंग्रेजों ने अपने पैर पसार लिए थे। यह घटनाएं अक्सर बुंदेलखंड के निवासियों के मुंह से सुनने को मिलती है। रानी रोई रनिवासों में बेगम गमथे थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखे हार। यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। सुनिए इसको, जो रानियां थी, रनिवास मतलब जहां रानियां निवास करते हैं उसको रनिवास कहा जाता है।
जो रानियां थीं अब वो अपने अपने ही महलों में कैद थीं, और जो बेगम थीं वो मानो गम में डूबी हुई थी। उनके कपड़ों और गहनों को सरेआम अंग्रेजों के द्वारा नीलाम किया जाता था, मानो अपने देश की इज्जत को विदेशियों के द्वारा नीलाम किया जा रहा था। ऐसी घटनाएं अक्सर बुंदेलखंड के लोगों द्वारा सुनने को मिलती हैं। अगला देखिए। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडिका कर दिया प्रकट आहान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे देखिए। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों के मन में गुस्सा था वह सिर्फ महलों में ही नहीं था, मतलब राजाओं के मन में ही नहीं था। जो देश की आम जनता थी, जो झोपड़ियों में रहती थी, गरीब झुग्गी बस्तियों में रहती थी, उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों को अभिमान, और वो सैनिक जो अंग्रेजी सेना में काम करते थे उनके मन में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चिंगारी पनप रही थी। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना साहब, धुंधु पंत, बाजीराव पेशवा जैसे राजा अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी सेना को एकत्र कर रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडिका कर दिया प्रकट आहान। तभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी। अब जब युद्ध प्रारंभ होना ही था तो उन्होंने प्रारंभ ही कर दिया, युद्ध की ज्वाला उन्होंने जगा दी। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलती है। आगे देखिए। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुनिए। अगर महलों ने दी आग, मतलब अगर महलों के राजा, महलों में रहने वाले लोग युद्ध में भाग लेने में आगे थे तो झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग भी पीछे नहीं थे। और लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति यह जो जागरूकता आई थी यह कृत्रिम नहीं थी, बनावटी नहीं थी, बल्कि उनके हृदय की अपनी आवाज थी कि हमको अब देश को आजाद कराकर ही रहना है। इसी कड़ी में झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना जैसे शहरों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गए। जबलपुर, कोल्हापुर में भी इसकी हलचल सुनने को मिलती थी, जो बुंदेलखंड के निवासी अक्सर कहानियों के माध्यम से लोगों को सुनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। अब आपको जो पूछना है इस चैप्टर में आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है आप सभी को? भ्रुकुटी का मतलब क्या होता है? ये दिख रहा है, ये आईब्रोज, इसी को आईब्रोज को भ्रिकुटी बोलते हैं। और वीरुदावली का मतलब क्या होता है? उनके उम्मीद के विपरीत,
उम्मीद के विपरीत। सर पुलकित मतलब पुलकित। खुश होना। सर मुदित का मतलब क्या होता है? मुदित कौन से में है? अच्छा, सर उदित हुआ मुदित महलों में, सौभाग्य। मतलब जो महल बनाए गए थे। मुदित मतलब निर्मित महल। निर्मित महल। हम्म। ओके। छबेली मतलब? छबीली नाम था। छबीली। छबीली नाम था उनका बचपन का। और सर कृपाण का मतलब? कृपाण मतलब तलवार। सर डलहौजी का मतलब क्या होता है? ब्रिकुटी मतलब भौहें। सर सर डलहौजी का मतलब? डलहौजी का मतलब नहीं। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए। हैं? डलहौजी एक शासक था, अंग्रेज शासक, जिसका नाम था डलहौजी। और कुछ? सर विरुदावली का मतलब? विरुधावली मतलब विरोध, मतलब उल्टा। सर विरुदावली का मतलब? विरुधावली मतलब उम्मीद के उल्टा। और अश्रुपूर्ण का मतलब? आंसुओं से भरा हुआ। सर विरुदावली का मतलब? कितनी बार तो बता चुके हैं। सर बिठूर। बिठूर एक राज्य का नाम था, नगर का नाम बिठूर था। जो पढ़ाया गया वो समझ में आया कि नहीं? यस आया? यस सर। चलिए, शेष भाग कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है? यस। ओके सर, थैंक यू।